हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आइए हम डिस्कस करते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के आधार। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना, और अकाउंटिंग का मुख्य उद्देश्य है किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लाभ हानि ज्ञात करना, लाभ हानि का पता लगाना। और इस लाभ हानि का पता लगाने के लिए हम दो बेस का प्रयोग करते हैं। एक होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और दूसरा होता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अगर हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की बात करें, नकदी आधार, लेखांकन का नकदी आधार, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे बिजनेस में दो चीज़ें होती हैं, इनकम और एक्सपेंसेस। तो नकदी आधार में क्या किया जाता है, आय का यानी कि इनकम का लेखांकन तब तक नहीं किया जाता जब तक कि वो रिसीव ना हो गई हो, प्राप्त ना हो जाए। और ठीक ऐसे ही एक्सपेंसेस का लेखांकन भी तब तक हम नहीं करते जब तक वो पे ना कर दिए हों, हम उनकी पेमेंट ना कर दें। तो यानी कि इस आधार में बड़ा सिंपल है, जो भी खर्चे हमने कैश में कर दिए हैं, उनकी पेमेंट कर दी है, उन्हीं को शामिल करेंगे। और जो आय हमें प्राप्त हो गई हैं, रिसीव हो गई हैं कैश में, तो हम केवल उन्हीं का लेखांकन करेंगे। और सिंपल सा इसमें जो लाभ निकालने के लिए एक अकाउंट बनेगा, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। और इस अकाउंट की सहायता से इसमें सारी की सारी जो रिसीट हैं वो लिख दी जाएंगी, सारी की सारी पेमेंट लिख दी जाती हैं। और अगर रिसीट ज़्यादा हैं तो लाभ होगा, और अगर पेमेंट ज़्यादा है रिसीट से तो हानि होगी। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाकर हम लाभ या हानि का पता लगाते हैं। और तो ये जो अकाउंट है यहाँ पे प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इस तरह के जितने भी कोई भी जो एडजस्टमेंट इसमें नहीं की जाती। इसमें सिंपल सा है, जो आय प्राप्त हो गई है और जो एक्सपेंसेस पे कर दिए गए हैं केवल उन्हीं को कंसीडर करते हैं, और वहाँ से प्रॉफिट का पता हम लगाते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये इस तरह के जो हैं बेसिस जो है केवल उन संस्थाओं के लिए या उन व्यक्तियों के लिए ये ठीक रहता है जिनकी ज़्यादातर जो आमदनी है वो कैश में, यानी कि ज़्यादातर उनकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कैश में होती हों। और इस तरह के जैसे कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं, सीएज होते हैं, लॉयर्स होते हैं, या फिर डॉक्टर्स होते हैं, इस तरह के जो प्रोफेशनल हैं उनके लिए ये जो बेसिस है ये ठीक रहता है, ये उनके लिए सूटेबल है। तो अब हम इसकी एडवांटेजेस की बात करते हैं, इस बेसिस की, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की। तो सबसे इसका पहला जो एडवांटेज है वो ये सरल है, ये क्योंकि सीधा सीधा है, जो कैश मिले और कैश की पेमेंट की उसका हिसाब रखना है। और वास्तविक है, क्योंकि रियल जो वास्तविक हम इसलिए कहते हैं कि रियल जो प्रॉफिट है वही होंगे जो हमें मिल गया है। अब हम एक्रूअल बेसिस में जो आय ड्यू हो जाती हैं लेकिन मिलती नहीं है, उनको आय मान लेते हैं, तो इसलिए वो वास्तविक नहीं होती जब तक ना मिले। तो इसलिए इसको रियल और सरल और वास्तविक हम बोलते हैं। और बहुत से जो व्यक्ति हैं जिनकी रूढ़िवादी प्रवृत्ति की ये तुष्टि करता है, उनको सेटिस्फाई करता है, कंजर्वेटिज्म की जो कन्वेंशन है उसको भी ये मानता है। दूसरा है, अनुमानों और व्यक्तिगत निर्णयों के प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें किसी अनुमान लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा सा है, जो आय प्राप्त हो गई वो हमारी आय है, और जो एक्सपेंस की जिन भी एक्सपेंसेस की हमने पेमेंट कर दी वो हमारे एक्सपेंसेस हैं। तो किसी अनुमान की और व्यक्तिगत निर्णय की इसमें आवश्यकता नहीं है। यह उन संस्थाओं के लिए उपयोगी है जहाँ पर ज़्यादातर जो लेन देन है वो नकद में होते हैं, कैश में होते हैं, जैसा कि हम ऊपर बात कर चुके हैं। अब हम इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं। ये जो बेसिस है ये संस्था के लाभ हानि और फाइनेंशियल जो पोजीशन है उसका सच्चा और सही जो चित्र है, ट्रू और फेयर चित्र प्रस्तुत नहीं करता, क्योंकि किसी भी संस्था की आय सिर्फ वही नहीं होती जो हमें मिल गई, जो ड्यू होगी आय वही होती हैं। इसी प्रकार जो हमारे एक्सपेंसेस हैं
वो एक्सपेंसेस जो हमने केवल पे कर दिए वही एक्सपेंसेस नहीं है, जो हमने पे करने हैं, दे हो जाते हैं, तो वो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो इनकम अर्न करते ही इनकम हो जाती हैं, और जो एक्सपेंसेस ड्यू हो जाते हैं हमारे, तो वो भी हमारे खर्च में हमें शामिल करने चाहिए। तो ये इसलिए सही चित्र प्रस्तुत नहीं करता है। दूसरा, ये मैचिंग प्रिंसिपल का पालन नहीं करता। उदाहरण के लिए हम अगर बात करें, कोई भी इस प्रिंसिपल के अनुसार अगर कोई एसेट खरीद लिया है तो उसी साल में हमने उसको एक्सपेंस यानी खर्च में दिखा देना है, जबकि ये जो है इससे हमें आमदनी आने वाले कई सालों तक होगी। तो ये मैचिंग प्रिंसिपल का पालन नहीं करता। अगर ये मैचिंग प्रिंसिपल में असेट खरीदा है तो वो जितने यूज़फुल उसकी लाइफ है वहाँ तक हमें बेनिफिट देगा, और उसका यूज़, उसका खर्चा हमें उन सालों में, सारे सालों में दिखाना चाहिए, जबकि ऐसा इसमें नहीं होता। फिर अगर हम बात करें नकदी आधार में जो लाभ हैं उनमें हेरा फेरी की संभावना रहती है। तो इसमें बहुत ही आसान है, हमने जो पेमेंट करनी है वो जल्दी की जा सकती हैं या देरी से की जा सकती हैं, तो उसमें हेरा फेरी की संभावना। ऐसे ही जो हमें इनकम मिलनी है वो जल्दी प्राप्त कर ली जाती हैं या देर से प्राप्त की जा सकती हैं। जिसने हमें देना है हम उसको लेट शो कर सकते हैं, जल्दी शो करते हैं सिचुएशन के अनुसार। जैसे मान लेते हैं कोई पेमेंट हमें 26 मार्च 2016 को मिलनी है, और अगर हम इसको शो करें तो ये हमारी इनकम को बढ़ा देगी और हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा, उसके ऊपर टैक्स देने हो सकते हैं। तो इसमें ऐसा हेरा फेरी की जा सकती है कि या तो उसको बोल दें या लेट शो करें। अगर इसी को 1 अप्रैल 16 को दिखा दिया जाए तो फिर ये क्या होगा, अगले साल की इनकम हो जाती है। तो इसलिए इसमें हेरा फेरी की संभावना बढ़ जाती है। जबकि अगर एक्रूअल बेसिस हो तो अगर 26 मार्च को ड्यू इनकम हो गई, उसी टाइम अर्जित होगी इनकम कोई भी, तो वो उसी दिन उसकी इनकम में शामिल हो जाएगी बिजनेस की। तो इसलिए इसमें हेरा फेरी की संभावना रहती है। चौथा जो इसका डिसएडवांटेज है वो ये है, नकदी जो आधार है इसमें पूंजीगत और आयगत जो मद हैं, कैपिटल और रिवेन्यू जो आइटम हैं, रिसीट्स हैं, उनमें कोई अंतर ये नहीं करता। इसके लिए तो बराबर हैं। कैश में पेमेंट कर दी, चाहे वो कैपिटल है चाहे वो रिवेन्यू है। और ऐसे ही कैश में अगर हमें कैश रिसीव हुआ है, हमें इनकम मिल गई है, तो उसमें पूंजीगत और आयगत का कोई ध्यान इसमें नहीं रखा जाता। तो इसलिए अलग अलग वर्षों के जो लाभ हैं उसमें कंसिस्टेंसी, एक रूपता इस जो बेस है इसमें नहीं रहती। और पांचवा जो इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, जो डिसएडवांटेज, वो है कंपनी एक्ट 2013 जो है इस आधार को मान्यता नहीं देता। कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार ये हमारा जो बेस है यानी कैश बेसिस है ये वैलिड नहीं है। कंपनी एक्ट के अनुसार एक्रूअल बेसिस के अनुसार हमें हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करने होते हैं या अकाउंटिंग करनी होती है। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। तो आइए अब हम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस करते हैं। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हम कर चुके हैं और अब कर रहे हैं हम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन का उपार्जन आधार। इस आधार के अंतर्गत हम इनकम का लेखांकन तभी करते हैं जब वो एक्रू हो जाती हैं, यानी कि अर्जित कर ली जाती हैं, कमा ली जाती हैं। और ऐसे ही एक्सपेंसेस का लेखा हम तभी कर देते हैं जब वो ड्यू होते हैं, यानी कि हम इसकी वेट नहीं करते कि उसकी हमने एक्सपेंसेस की पेमेंट कब की है। पेमेंट मायने नहीं रखती, बल्कि वो ड्यू जैसे ही हमारे खर्चे दे होंगे हमने उनको अपने खर्चे ट्रीट कर लेना है। और इनकम यानी कि हमारी आय जैसे ही अर्जित होंगी हमने उनको आय मान लेना है। जैसे कि हम अपनी क्रेडिट सेल को तुरंत सेल मान लेंगे और क्रेडिट परचेज़ को तुरंत हमारी परचेजेस में काउंट करते हैं, एक्सपेंसेस में काउंट करते हैं। तो इस आधार के अंतर्गत हम सारी की सारी एडजस्टमेंट्स करते हैं, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस हों, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हों, एक्रूड इनकम हो या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इन सब की हम एडजस्टमेंट्स करते हैं हमारे
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाते हुए, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करते हुए। तो यहाँ पे हम मैचिंग करते हैं इनकम और एक्सपेंसेस की, यानी कि मैचिंग प्रिंसिपल का भी ध्यान रखा जाता है। तो फिर से देखिए, एक्रूअल बेसिस में हमने इनकम को तभी इनकम मान लेना है जब वो अर्जित हो जाए, तो ये नहीं देखना कि हमें मिली हैं या नहीं मिली हैं। इसी प्रकार एक्सपेंसेस को ड्यू होते ही, दे होते ही हमने एक्सपेंसेस मान लेना है। इसको हमें ध्यान में नहीं रखना कि वो हमने पे किए हैं क्या नहीं किए हैं। ये मैचिंग प्रिंसिपल का ध्यान रखता है बेसिस, कंपनी एक्ट द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसके अंतर्गत हम प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इन सब की एडजस्टमेंट्स करते हैं। तो आइए अब हम इनके एडवांटेज की बात करते हैं। तो पहला एडवांटेज, ये जो हमने डिसएडवांटेज जब हम कर रहे थे कैश बेसिस के, वो सारे डिसएडवांटेज यहाँ पे हमारे एडवांटेज बन जाएंगे। वही एक बार हम देखते हैं। वहाँ पे हमने बात की थी कि ये सही लाभ हानि और फाइनेंशियल पोजीशन की बात नहीं करता कैश बेसिस, तो यहाँ पे हमारा यही लाभ होगा, क्योंकि यहाँ पे हम एडजस्टमेंट्स करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस के संबंध में। तो इसलिए ये हमारा जो बेसिस है, यानी कि एक्रूअल बेसिस, फर्म के अकाउंटिंग पीरियड के लिए सही लाभ हानि और अकाउंटिंग पीरियड के एंड में व्यवसाय की सही जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको शो करता है। दूसरा, अगर हम बात करें, जैसे अभी हमने बात की थी, ये मैचिंग प्रिंसिपल का पालन करता है। जितनी इनकम कमाने के लिए, उस इनकम के लिए जितने खर्चे किए गए हैं इनकम कमाने के लिए, उन सारे खर्चों को ये शामिल करता है, यानी कि मैचिंग प्रिंसिपल का ये पालन करता है। फिर अगर हम बात करें, क्योंकि ये पूंजीगत और आयगत व्ययों में अंतर करता है, तो इसलिए अनेक सालों के जो लाभ हानि हैं उनमें एक रूपता बनी रहती है, कंसिस्टेंसी बनी रहती है। और कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा ये मान्यता प्रदान इसको की गई है, ये मान्य है। कंपनी के जो अकाउंट हैं वो एक्रूअल बेसिस पे ही बनते हैं, कैश बेसिस पे नहीं बन सकते। फिर हम अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें, तो ये जितना हमने कैश बेसिस को आसान माना था, जितना आसान कैश बेसिस है उतना ही आसान नहीं, इसमें बहुत सारी एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं। कैश बेसिस में सिंपली जितनी इनकम रिसीव हो गई वो इनकम है, और इनकम जितने एक्सपेंसेस पे कर दिए वो हमारे एक्सपेंसेस हैं, और अगर इनकम सरप्लस हैं तो वो प्रॉफिट हो गया, और अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं तो वो लॉस हो गया। तो इसमें बहुत सारी और एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट्स भी करनी होती हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एक्रूड इनकम। तो इसलिए उसकी तरह कैश बेसिस की तरह ये आसान नहीं है। दूसरा जो डिसएडवांटेज की अगर इसमें बात करें, तो हम ये इसमें अनुमानों और व्यक्तिगत निर्णयों का प्रयोग करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लें, क्योंकि यहाँ पे फिक्स असेट्स हमें जो ख़रीदे हैं वो लंबे समय तक होते हैं, और एक्रूअल बेसिस में इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। ये जिन सालों में असेट्स का यूज़ होगा उन सालों में उसका खर्चा दिखाना होगा। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए दो बातें हमें एडवांस में माननी होती हैं। एक, जो एसेट्स है उसकी स्क्रैप वैल्यू, यानी कि यूज़ के बाद वो स्क्रैप के रूप में क्या उसकी वैल्यू होगी, और दूसरा है उसकी एस्टिमेटेड लाइफ, वो असेट्स कितने सालों तक यूज़ में आएगा, काम में आएगा। तो ये मानना थोड़ा सा मुश्किल है, अनुमान का काम है। तो इसलिए इसमें व्यक्तिगत निर्णय और अनुमान का रोल इसमें होता है, उसका प्रयोग हमें करना पड़ता है। ये इसका डिसएडवांटेज है। तो ये हमारा एक्रूअल बेसिस। दोबारा से एक बार देखते हैं, जिस बेस में हम इनकम को अर्जित होते ही इनकम ट्रीट करते हैं और एक्सपेंसेस को दे होते ही एक्सपेंसेस ट्रीट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लेखांकन का उपार्जन आधार। इसमें हम प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की एडजस्टमेंट्स करते हैं। ये मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करता है, कंपनी एक्ट के द्वारा इसको माना गया है, कंसिस्टेंसी बनी रहती है। तो ये ट्रू प्रॉफिट और फाइनेंशियल पोजीशन को भी शो करता है। इसके बाद लेकिन एक और बेसिस भी बना दिया गया है, जो कि अलग से बेसिस ना होकर इन दोनों को मिक्स कर दिया गया है। तो उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड और मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इस बेसिस में हम क्या करते हैं, जो हमारे असेट्स और इनकम हैं उनको कैश बेसिस पे लेते हैं, असेट्स और इनकम
इनको हम ट्रीट करते हैं कैश बेसिस पर, और लायबिलिटीज या एक्सपेंसेस जो हैं उनको हम करते हैं एक्रूअल बेसिस पे ट्रीट करते हैं। अब आइए फिर से देखते हैं एक बार। हमने किया था कैश बेसिस, जिसमें कैश इनकम और एक्सपेंडिचर को जब कैश में पे कर दिए हों या हमें इनकम मिल गई तभी मानते हैं, और एक्रूअल बेसिस में अर्जित और देय का जो फार्मूला था वो हम लगाते हैं। तो हाइब्रिड या मिक्स में क्या करते हैं, दोनों आधार को मिलाते हैं, इनको मिक्स कर देते हैं। अब इसमें क्या होगा, जो भी हमने असेट्स एक्वायर किए हैं, तो असेट्स और इनकम के लिए, आय के लिए हम क्या करेंगे, कैश बेसिस को अपनाएंगे। यानी कि कैश में अगर हमें इनकम मिली है हम तभी उसकी अकाउंटिंग करेंगे, और लायबिलिटीज़ या एक्सपेंसेस के लिए हम एक्रूअल बेसिस, यानी कि जैसे ही एक्सपेंसेस ये ड्यू होंगे, लायबिलिटीज़ ड्यू होंगी, एक्सपेंसेस ड्यू होंगे, दे होंगे, तभी हम उनको एक्सपेंसेस ट्रीट कर लेंगे। अब इसका बेनिफिट क्या होगा कि खर्चे ज़्यादा होंगे और इनकम कम होंगी, तो इसका बेनिफिट जो है टैक्स बेनिफिट मिलते हैं इससे। और ये जो बेसिस है इसको कोर्ट्स ने भी माना है, और इस जो बेस है, जो मिश्रित या हाइब्रिड जो बेसिस है अकाउंटिंग का, इसका जो प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, वो इसको यूज़ करते हैं। वो एक अकाउंट बनाते हैं, रिसीट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और उसके तहत अगर रिसीट ज़्यादा हैं तो प्रॉफिट हो जाता है वहाँ पे। तो ये है हमारा मिक्स्ड बेसिस, जिसमें दोनों को मिला दिया जाएगा, और उसमें असेट्स और इनकम को कैश बेसिस पे ट्रीट करेंगे, और लायबिलिटीज़ और एक्सपेंसेस अगर हैं तो उनको एक्रूअल बेसिस पे, यानी कि ड्यू होते ही हम उनको एक्सपेंसेस मान लेते हैं। इस आधार पे इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये थे हमारे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, तो आपको उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा।